महत्व क्या है? पहला तो यह है कि एक अनिवार्य कार्य है। ये 5 के पांचों कार्य अनिवार्य हैं। किसके? मैनेजमेंट के अंतर्गत, प्रबंधन के अंतर्गत। तो उन्हीं में से एक हमारे नियंत्रण भी है। तो ये अनिवार्य है, आपको करना ही होगा। ये मैनेजमेंट का एकदम अनिवार्य मतलब होता है जो आपको करना ही पड़ता। इनएविटेबल भी बोल सकते हैं। इनएविटेबल तो मतलब होता है जो आने वाला है। अपरिहार्य मतलब हो गया कि आवश्यक है, एक एकदम जरूरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है? अगर आपने नियंत्रण नहीं किया, प्लानिंग आपकी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही शानदार प्लानिंग आपने कर रखी थी, लेकिन आपने ये देखा ही नहीं कि उस प्लानिंग से बनाए गए स्टैंडर्ड से आपका काम अलाइंड है या नहीं है। और हो सकता है कि प्लानिंग कुछ कर रखी है, आपने नियंत्रण किया ही नहीं, तो काम उल्टी डायरेक्शन में चलता गया, अचानक से देखा आपने सारी चीजें बिखर गई, कुछ हो नहीं पाया, या संसाधन बहुत ज्यादा बर्बाद हो गए, कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, या ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो अगर आप ये नहीं करेंगे, ये महत्व हुआ ना कि अगर आप कंट्रोलिंग पर ध्यान नहीं देंगे, तो भले ही आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो, फिर भी वो अप्रभावी हो सकती है। ठीक है, तो क्या बोला कि बिना नियंत्रण उच्च कोटि की योजनाएं भी अप्रभावी हो सकती है। अच्छा, फिर क्या आता है? सुधार की ओर अग्रसर होने से पहले नियंत्रण की अनिवार्यता। आप कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी में काम चल रहा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि सुधार करने की जरूरत है। क्या समझ में आ रहा है? सुधार करने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है तो किस डायरेक्शन में सुधार हो, कौन सी चीज कैसे की जाए, तो आप क्या करोगे? मूल्यांकन करोगे। वो कंट्रोलिंग का पार्ट है। आप इवेल्युएट करोगे कौन सी चीज हमने सोची कैसे थी, हो कैसे रही है। तो ये पार्ट जो है ना, वो उससे पहले करना पड़ेगा। अगर आपको सुधार करने की आवश्यकता लग रही है, तो कौन सी दिशा में कितना सुधार होना चाहिए, ये कौन बताएगा? कंट्रोलिंग बताएगा, नियंत्रण बताएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया एस्पेक्ट, है ना। फिर क्या है? मानकों की यथार्थता का आंकलन। यथार्थता मतलब जो आपने माने हुए थे उस पर चीजें चल रही है या नहीं चल रही है। तो वास्तव में ये जो चौथा पॉइंट है, ये पहले क्रम में आएगा, उसके बाद आप यहां पर जाओगे। जो ऑर्डर है, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम लेकर क्या दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन व्यवहार में क्या होगा, आप पहले ये देखोगे कि हाँ, मानकों की यथार्थता का आंकलन आप कर रहे हो कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। फिर क्या करोगे? व्यावसायिक वातावरण और आंतरिक परिवर्तनों को देखकर मानकों का पुनरावलोकन व संशोधन, ये समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है व्यावसायिक वातावरण। व्यावसायिक वातावरण याद है आपको? क्या नहीं याद है? मैंने बताया था कि मान लीजिए ये आपका संगठन है। इस संगठन के बाहर जो कुछ भी है, राजनीतिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल यानी कि प्रौद्योगिकी से संबंधित, या फिर लीगल, कानूनी रूप से हर तरह के जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं। आपके देश में युद्ध हो गया, आपके देश की सरकार ने योजनाएं बदल दी, आपके यहाँ पर क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मार्केट ज्यादा ओपन हो गया, अंतरराष्ट्रीय कोई कंपनी आ गई, मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, ये सारा चीजें आपको बनाता है व्यावसायिक पर्यावरण, व्यावसायिक वातावरण। तो व्यावसायिक वातावरण में अगर कोई भी परिवर्तन हुआ है, तो उस परिवर्तन को देखते हुए, या फिर आपके आंतरिक परिवर्तन हो गए, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, या फिर वर्कर्स स्ट्राइक पर बैठ गए, या फिर नॉट नेसेसरी खराबी हो, अच्छा भी हो जाए कि आपकी कंपनी नहीं का ही R&D डिपार्टमेंट था। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो आपके यहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसने एक नई चीज बनाई, नई प्रोसेस बनाई या नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, जिससे आपके यहाँ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है और साथ में आपको पेटेंट भी मिलने वाला है, तो आपको डबल बेनिफिट हो रहा है। तो ये भी इंटरनल चेंज है। और अगर आपके यहाँ पर ऐसा हुआ है, बाहर हुआ है, तो फिर वो एक्सटर्नल हो जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट वाला हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, जो आपने मानक बनाए हुए थे, इन मानकों का आंकलन तो आप करेंगे कि हाँ, ये बनाए हुए थे, हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन इस हिसाब से ही चलना चाहिए। इसको भी परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आपको व्यावसायिक वातावरण और आंतरिक परिवर्तन सफिशिएंट लग रहे हैं, तो उस स्थिति में आप मानकों का पुनरावलोकन करोगे कि यार ये 40 किलोमीटर पर आवर से ही चलना चाहिए था, इसको 45 कर सकते हैं क्या? आप वो भी कर सकते हो, है ना, कि आपको लगे नहीं टाइम से पहुंचना इंपॉर्टेंट है और अब हम 45 से भी चलेंगे तो भी हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमें उतना मार्जिन नहीं चाहिए। इस तरह का ये सिर्फ एक उदाहरण है गाड़ी से चलने वाला, लेकिन आप समझिए कि आप पुनरावलोकन किसका भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने नियोजन में जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, आप उनको भी चेंज कर दे रहे हो यहाँ पर। तो यहां पर समझिएगा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। आप अगर कोई बोले कि जो नियोजन है, हम लोगों ने पहले क्या लिखा हुआ है, समझिएगा, नियोजन के अनुसार क्रियाओं के निष्पादन से है। तो अब कोई जो एकदम रिजिड इंसान होगा, जो सोचेगा नहीं भैया ऐसे बोला गया, ऐसे ही करना है, ठीक है, तो वो तो ये कहेगा कि भाई जो प्लानिंग में था हमें वहीं लेकर के चलना है। लेकिन प्रबंधन जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल समझ रहे हैं, व्यावहारिक है। अब आपको देख रहा है कि भाई आपके यहाँ आंतरिक ऐसे परिवर्तन हो गए कि आप प्लानिंग के साथ से चल ही नहीं सकते, तो नए स्टैंडर्ड्स आप बना सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आपने पुराने स्टैंडर्ड्स, पुराने मानकों का पुनरावलोकन किया, उनको रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद से आपने उसको
अमेंड भी किया, संशोधन भी किया, उसमें चेंजेस भी किए, उसमें आवश्यक परिवर्तन भी किए, तो ये भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो प्लानिंग में आप सिर्फ वही करोगे, क्यों, नॉर्मली तो वही करेंगे, बट अगर सिचुएशन इतनी बदल चुकी है तो आप उनको भी चेंज कर दोगे, ये भी नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट आता है संसाधनों का फलोत्पादक उपयोग। तो जो भी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का वो आप कर पाएंगे, सीधी सी बात है। आप हर टाइम पर देख पा रहे हो यार इतना सोचा था इतना नहीं हो पाया, तो आप जो भी संसाधन है उनको सही दिशा में लगातार पुश करते रहोगे तो क्या होगा, बर्बादी होने से बच जाएगा, हानि से बचा जा सके, यही तो था ना। और हानि से बच जाने का मतलब क्या हुआ, नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो, फलोत्पादक उपयोग कर पा रहे हो, किसका, संसाधनों का। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, अगला आता है कर्मचारियों को अपेक्षाओं व निष्पादन मानकों का पूर्व निरंतर ज्ञान। पूर्व व निरंतर, समझिए, आपके यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं आपके संगठन में, आप हैं मैनेजर साहब। अब मैनेजर साहब ने अपने एम्प्लॉयज को ये बताया ही नहीं कि हमें आपसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, हमें आपसे क्या आउटकम चाहिए है, हम बार बार उसको बदलते भी चले जाए तो जो भी एम्प्लॉयज हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि आप जो काम बताते हो वो हम करके देते हैं, फिर आप कहते हो ये तो काम का मतलब नहीं था, दूसरा काम करके दो। या फिर, तो एक तो ये समस्या है, दूसरी क्या समस्या है कि अगर आपको पता है कि आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी कर्मचारी, उनको पता है कि उनसे क्या क्या अपेक्षित है, तभी तो वो उस हिसाब से परफॉर्म कर पाएंगे। उनको पता ही नहीं कि करना क्या है, तो आप उनको किस बात से जज करोगे। और होता क्या है इन कंपनीज में, होता है अप्रेजल। अप्रेजल मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हम लोग वार्षिक स्तर पर या फिर अर्धवार्षिक भी हो सकता है, कि किसने किस तरह का काम किया, तो किसने किस तरह का काम किया वहां पर जो कर्मचारियों के बीच में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब क्लैरिटी होने से क्या हो जाएगा, उनको पहले से ही पता हो कि उनसे क्या अपेक्षित है, तभी तो वो उस दिशा में काम करेंगे। तो उनको पहले ज्ञान हो, तो आपको पहले से पता है कि हमें आपसे ये काम निकलवाना है, आपकी यही जिम्मेदारी बनती है। और साथ में निरंतर ज्ञान भी हो। निरंतर का मतलब क्या हुआ कि देखिए आपसे ये निकलवाना था, आपने अभी तक नहीं किया तो आप कर दो। तो क्या हो जाता है, आप लगातार उनके ऊपर चेक कर रहे होते हो, उनको रोक रहे होते हो। चेक रोकने का मतलब नहीं है, उनको वापस ला रहे होते हो कि देखो ये है, तो आपने पहले से बता दिया, साथ में आप उनको लगातार याद दिलाते जा रहे हो। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में कोटेशंस पढ़ते हैं। कोटेशन समझते हैं, कोट है किसी का, कोई एक अच्छा वाक्य, आदर्श वाक्य है या फिर प्रेरणादायक वाक्य है ना। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। संस्कृत में था कि उठो जागो, और जब तक आप निर्माण नहीं कर ले रहे तब तक आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले आपको रुकना नहीं है। ठीक है, तो जब तक आपको बोधत्व प्राप्त नहीं हो रहा या फिर आप जब तक सफल नहीं हो जा रहे तब तक रुकना नहीं है, तो उठो और जागो। तो ये उनका एक वाक्य है। अब ये वाक्य में ऐसी चीज तो नहीं है कि आपको पहले से नहीं पता, सबको पहले से पता है, लेकिन हमें बार बार प्रेरणादायक बातों की आवश्यकता होती है। हम उसको बार बार देखते हैं अपने जीवन में और फिर उससे प्रेरणा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी हैं उनसे क्या अपेक्षित उनको पहले से भी पता हो, साथ में उनको लगातार याद भी बीच बीच में कराया जाता है। याद कैसे कराया जाएगा, उनके काम को देख करके कि आपने देखो इतना था, आपने इतना नहीं किया है। ठीक, तो ये भी एक पॉइंट आ जाता है। तो यहां पर क्या है, उनसे अपेक्षाओं का और निष्पादन मानकों का। निष्पादन मानक मतलब क्या हुआ कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनका भी उनको पहले से ज्ञान है और साथ में निरंतर ज्ञान भी है, उनको बार बार याद करा रहे हो। अच्छा, याद करा रहे हो मतलब ऐसा नहीं रटा नहीं दिया, लेकिन हाँ आप बता रहे हो कि देखो आपका ये था, आप वापस आ गए, तो जो कर्मचारी वो फिर से दम लगाएगा कि अरे ये तो मेरा गैप है, क्या मुझसे ये एक्सपेक्टेड था, ये हुआ नहीं। ठीक, अच्छा, फिर अगला क्या है, आदेश एवं अनुशासन की सुनिश्चितता। ठीक, आदेश, एक इसमें एग्जाम्पल दे रखा था हमारी किताब में कि अलग अलग कर्मचारियों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, अब किसी कर्मचारी की जब जिम्मेदारी है तो वास्तव में वो कर्मचारी किसी एक काम के लिए वास्तव में ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कोई देश है, अब हमारा देश है, हमारे देश का यूनाइटेड नेशंस में एक मीटिंग हुई, कहां पर हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ में। और मान लीजिए हमारे देश के या तो इंडियन फॉरेन सर्विस के कोई इंसान होंगे वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, या हो सकता है कोई मंत्री भी चलाए, विदेश मंत्री भी आ सकते हैं, और कभी कभी प्रधानमंत्री भी जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस टाइम पर मान लीजिए नरेंद्र मोदी साहब वहां पर गए और नरेंद्र मोदी साहब वहां पर कोई बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही कोई दूसरा क्षेत्र है, जैसे रक्षा क्षेत्र है, तो वहां पर रक्षा मंत्री हैं, वो पूरे देश की क्या नीति होगी उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक कर्मचारी है जो अकाउंटेंट है मान लीजिए, अब वो अकाउंटेंट उस पूरी कंपनी में जो अकाउंटिंग में क्या चीज हो रही होगी उसके लिए जिम्मेदार है और उसी को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो अगर वो इंसान कुछ बेईमानी करने लग जाता है, किसी भी पद पर कोई भी इंसान को बेईमानी करने लग जाता है, तो वो बेईमानी वास्तव में हम मानकों से जब कंपेयर करते रहेंगे लगातार, तो हमें क्या समझ में आएगा कि ये चीज ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, साथ में हम कंट्रोल भी उसको कर पा रहे होंगे। तो जो हमारी किताब में एक बॉक्स दे रखा है उसमें क्या हुआ था,
एक कंपनी थी अमेरिका में जिसमें दो लोग थे, दो कर्मचारी थे, वो बेईमानी भरा अपना उनका व्यवहार चल रहा था। चल ऐसे रहा था कि एक कंपनी है, वो कुछ बना रही है, उसका ऑर्डर प्लेस कर रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं। ये लोग क्या करते थे, वो पूरा ऑर्डर ही गायब कर देते थे कि ऑर्डर प्लेस हुआ, पैसे मिले, सब पूरी इंफॉर्मेशन गायब, वो पैसे अपने पास रख ले रहे थे। तो वो बुक्स में आ ही नहीं रहा था। और इस तरह की जब चीजें होने लगी तो इन्होंने क्या किया, उनको कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगाया जिसमें इनके कंप्यूटर्स की जो की है वो पता चले और साथ में इनके क्या क्या चीजें गड़बड़ कर रहे हैं तो पता चले। तो वो जो कंपनी थी उसमें कुछ $25 मिलियन का उनका एनुअल टर्नओवर हो रहा था, यानी कि लेन देन मिला करके $25 मिलियन का था। और इन लोगों को जब पकड़ा गया तो $3 मिलियन का जुर्माना लगाया गया, तो बहुत सिग्निफिकेंट था। तो ऐसे में इस तरह की अनुशासनहीनता ना हो पाए, कोई आपको धोखा ना दे पाए, इसके लिए भी आपको लगातार कंट्रोल करके देखना पड़ेगा कि चीजें ठीक चल रही हैं, जो मानक निर्धारित उनसे हो रहा है, कोई चीज डेविएट तो नहीं कर रही है। तो उस वाले एंगल से भी अगर आपको सबको पता है, सारे कर्मचारियों को पता है कि हमें लगातार देखा जा रहा है, अभी हम लोग लिमिटेशंस में पढ़ेंगे, तो उसमें अगर आप ऐसा कर देते हो कि नहीं हम ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, तो बहुत सारे लोगों को छटपटाहट होती है कि आप मेरी स्वतंत्रता छीन रहे हो। ठीक है, इस तरह की चीजें भी आती है। तो वो इसी के लिमिटेशंस में अभी सिनेमा में हम लोग देखेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि वहां पर फिर वही हमें मिडिल पाथ लेना पड़ता है महात्मा बुद्ध का कि मध्यम मार्ग लेकर के आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज यहां पर आपको समझना क्या है कि अनुशासनहीनता ना होने लगे, कुछ ऐसा ना हो जाए जिसमें कोई बेईमानी वाला व्यवहार करने लगा, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है आपका समन्वय में सहायता। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। जब आपने प्लान किया था तो आपने ये सारी चीजें सोच करके प्लान किया था कि कौन सा काम कब होगा, किस काम में कितने लोगों की आवश्यकता होगी, किस काम के बाद कौन सा काम होगा। तो एक पहले से ही प्लान बना हुआ है, नियोजन है, और अगर आप उस हिसाब से लोगों को काम दे रहे हो तो अपने आप ही चीजें स्मूथली चलती जा रही है, तो कोऑर्डिनेट आसान हो रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो है ओवरऑल वो आसान हो जाता है, किसकी वजह से, अगर आप कंट्रोल अच्छा कर रहे हो। तो अभी इसकी हम लोग सीमाएं भी देख लेते हैं। अब आ जाते हैं सीमाओं पर, नियंत्रण की क्या क्या सीमाएं होती हैं। ठीक है, अच्छा समझिए, पहली सीमा तो यही है कि हम लोगों ने हर जगह पर बात की है कि हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं, और वो स्टैंडर्ड्स ऐसे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि 40 किलोमीटर पर आवर से चलना है और 50 किलोमीटर पर आवर से आप चल रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि 40 से चलना था, गलत चल रहे हो, सुधार किया जा सकता है। ठीक, लेकिन हर जगह पर एक क्वांटिफाई कर पाना, परिमाण लेकर के आ पाना, आपसे एक संख्या दे पाओ कि ये चीज इतनी हो जानी चाहिए, ये काम इतने घंटे का ही है, ये काम इतने घंटे का है, इस काम में इतना समय लगना चाहिए, इस काम में इतने लोग लगने चाहिए, ये काम इतने दिन में पूरा हो पाएगा। हर जगह पर नंबर्स लेकर के आ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लगभग असंभव जैसी चीज होती है। या तो फिर आप मेन काम छोड़ करके यही काम करने लग जाओ। ठीक है, अगर कोई कंपनी है उसमें सारे लोग यही सोचने लग जाए कि कौन से काम में कितना देर लगेगा, हर चीज को बहुत ही ज्यादा प्रिसाइसली डिफाइन करना स्टार्ट कर दो, तो वो फिर कंपनी काम क्या करेगी, फिर तो आप योजनाएं बनाते रहिए और स्टैंडर्ड सेट करते रहिए, वैसी चीज हो जाएगी। और उसमें भी एक चीज ये निकल करके आती है कि ये बहुत महंगा होता है। महंगा का मतलब क्या होता है यार, आप एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो और आप बाकी सारे लोग भी जो कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या जिम्मेदारी है कि वो लोग काम करें। उस काम को करने के लिए अगर आप हर चीज को परिमाण में लगाने ले जा रहे हो, तो जो छोटे चीजें होती है, छोटा उद्यम होता है, जैसे कोई भी छोटा उद्यम है, 8, 10, 15 लोग हैं, अब उनके लिए अगर आप सारे मानक स्टैंडर्ड बनाने लग जाओगे, हर चीज को डिफाइन करने लग जाओगे, तो वो कॉस्टली हो जाता है। वहां पर कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करोगे तो कॉस्ट ज्यादा हो जाते हैं आमतौर पर, प्राय, हमेशा जरूरी नहीं है, बट आमतौर पर कॉस्ट यानी कि लागत ज्यादा जाती है और उसके बेनिफिट्स कम होते हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप ये काम कर सकते हो, छोटे में आप सीसीटीवी लगाओगे तो भी दिक्कत है। हर चीज को प्रॉपर्ली डिफाइन करोगे तो कौन इंसान करेगा, वो इंसान ऐसा होगा जो मैनेजरियल पोजीशन पर होगा। मैनेजरियल पोजीशन वाले इंसान के पास खुद के बहुत सारे काम होंगे उस स्टेज में, क्योंकि सिर्फ उसका काम लोगों को देखना नहीं है, खुद भी काम करना है। तो जो इस तरह की चीजें हैं, जो स्टार्टअप्स हैं या कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर हम लोग जो कंट्रोल वाला एस्पेक्ट है ना, वो काफी हद तक ट्रस्ट पर चल रहा होता है कि हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए, सारे लोग आकर के बैठ गए हैं, सारे लोग देख रहे हैं और सारे लोग अपना अपना काम करते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सबको चेक कर पाना। और छोटी कंपनीज में ये भी होता है कि बेईमान वाले व्यवहार का उतना बड़ा स्कोप नहीं बनता, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर भी ऐसा है कि बिल्कुल छोड़ दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ मानक निर्धारित करने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप मानकों को निर्धारित करने में ही अपनी पूरी जो ऊर्जा है, पूरा समय उसको आप नष्ट कर दें। तो होता क्या है कि इन जनरल भी बड़ी कंपनी के लिए भी परिमाणात्मक मानकों के निर्धारण में कठिनाई होती है। अब जैसे इसी में कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो कितना डेडिकेटेड हैं, कितना डेडिकेशन उनका मनोबल कैसा है, आप कैसे निर्धारित करोगे, उनका व्यवहार कैसा है, मानवीय व्यवहार आप कैसा है, ठीक है, आपस में दूसरे से अच्छी बात कर रहे हैं, इसके लिए संख्या दे पाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, ऐसे ही वो कितना संतुष्ट है काम से। अब अलग अलग तरह के सर्वे आने लगे जिसमें आप स्टार्स में रेटिंग देते हो, 5 स्टार्स तक की रेटिंग दे सकते हो। ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 दे दिया, इसका मतलब आप काफी ज्यादा संतुष्ट हो। लेकिन उसको हम लोग क्वांटिफाई कर रहे होते हैं तो दो लोगों का 5 स्टार बराबर नहीं होता है। आप जब उसकी एनालिसिस कर रहे हो तो आपके हिसाब से तो इन्होंने भी 5 स्टार दिया, इन्होंने भी 5 स्टार दिया,
हो सकता है एक इंसान बहुत कम में ही खुश हो जाता हो, संतोषी प्रकृति का है। एक होता है जिसको बहुत ज्यादा चीजें जो चाहिए तब वो 5 स्टार देगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान 4 स्टार उसी तरह की चीजों में दे देगा, दूसरा इंसान 5 में देगा। तो वहां पर हम क्वांटिफाई बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, वो लिमिटेशन है, इन जनरल लिमिटेशन है, और छोटे उद्यमों के लिए काफी महंगा हो जाता है। खासतौर से क्यों? क्योंकि उनके पास अलग से इतने ज्यादा स्पेशलाइजेशन करने का स्कोप नहीं बनता है, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहां पर बाकी और जिम्मेदारियां भी हैं। तो ये हो गई इसकी लिमिटेशंस। ऐसे ही एक चीज आती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपने अपनी योजना बना रखी थी, आप देख रहे थे, योजना से मानक भी बना लिया आपने, उनको क्वांटिफाई भी कर लिया, लेकिन अब आप उनके बराबर वहां पर लोगों को लेकर के आ पा रहे हो नहीं ला पा रहे हो, इसमें आप आंतरिक रूप से तो देख सकते हो। लेकिन कोरोना वायरस आ गया है, भारत चाइना के बीच में तल्खी बढ़ गई, तो अब चाइना की जो कंपनीज भारत में काम कर रही हैं, वहां पर उन मोबाइल कंपनीज को काफी नुकसान होना स्टार्ट हुआ उस टाइम पर। तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाहर एक राजनीतिक कारण जो है वो इतना बड़ा हो गया, प्रभावी हो गया। तो ऐसी स्थितियों में जो बाह्य कारण है ना, जो बाह्य कारक है, उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, तभी तो वो बाह्य हैं, एक्सटर्नल हैं, ठीक है, बाहर के हैं, क्योंकि उन पर कंट्रोल, इसीलिए तो वो बाहर के हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, उन पर कम नियंत्रण रहता है, तो आप वापस अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पाना वरना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीजें बदल चुकी हैं, बाहर का एनवायरनमेंट बदल चुका है। ठीक, अच्छा, ऐसे ही ये पॉइंट तो मैंने डिस्कस करते हुए बता दिया था जब महत्व को डिस्कस कर रहा था, कि आप हर चीज को जब चेक करने लग जाते हो ना, तो एक तरह का कर्मचारियों के बीच में आता है कि असंतोष हो जाता है। उनको लगता है कि आपका उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हो, ऐसा लगने लग जाता है कि आप उनकी स्वतंत्रता को छीन रहे हो। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अगर एक सौहार्द की भावना है टीम के अंदर, तो वो सौहार्द की भावना कंप्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप जब कंट्रोल कर रहे होते हो तो आपको ये भी समझना रहता है कि किसी को ये सिग्नल नहीं जाना चाहिए कि ये उनकी स्वतंत्रता छीनने के लिए है या उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन साथ में इसकी आवश्यकता भी है, तो वो भी होना चाहिए। बट यहाँ पर वही फ्रिक्शन चल रहा होता है कि कितना, अगर बहुत ही बड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर लोग आपस में एक दूसरे से सीईओ से बात करनी है और नीचे से डायरेक्टली बात नहीं की जा सकती, तब तो इस तरह का स्ट्रक्चर चलता है, क्योंकि इतना बड़ा हो गया है। बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स में अगर लोगों कर्मचारियों के बीच में जाने लग जाए कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी उस वहां पर गिर रही होती है। क्यों? क्योंकि आप हर चीज डिफाइन कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो खर्चीला है, और जो जो चीजें आपने डिफाइन की सिर्फ उतना काम होगा, बाकी चीजों के काम वो कम करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि आपका तो हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। तो इस तरह की चीजें भी होने लग जाती हैं। इसलिए कंट्रोल कब करना है, कब नहीं करना है, किस हद तक करना है, ये सोचना, ये समझना बहुत व्यवहारिक काम है, और इसी वजह से प्रबंधन ही पूरा व्यवहारिक है। ठीक, तो इस वजह से हमें बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करना रहता है कि किस तरह का संगठन है, कितना बड़ा है, किस तरह का नेचर है काम करने का, ये सारी चीज देखते हैं। तो अब हम लोग अपने आगे के वीडियो में बात करेंगे कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या संबंध है। काफी हद तक तो हम लोग डिस्कस किया कि जो नियोजन है उसी पर वापस चीजों को लेकर के आना, जो सोचा हुआ था वही आपका कंट्रोलिंग का काम यही होता है। लेकिन उसको भी हम लोग थोड़ा और ठीक से देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या क्या संबंध है, किन दोनों के बीच में, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, नियोजन और नियंत्रण। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।